नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। राजस्थान प्राइम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको खबर अजमेर से बताते हैं। अजमेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। दरगाह थाना क्षेत्र के सोहेल खुमा इलाके से इसकी गिरफ्तारी हुई है। जिले में कुल 55 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। बड़ी खबर आपको अजमेर से बता रहे हैं, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। दरगाह थाना क्षेत्र के सोहेल खुमा इलाके से गिरफ्तारी हुई है। जिले में कुल 55 अवैध बांग्लादेशियों को अब तक पकड़ा गया है। पवन हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। पवन, अजमेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है, बांग्लादेशी को पकड़ा गया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इसके बारे में? जी बिल्कुल, देखिए ये अजमेर जिला पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स की ये 22वीं बड़ी कार्रवाई है, जिसमें करीब 55वां जो बांग्लादेशी है उसे आज गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी बात, 20 साल से ये बांग्लादेश से चोरी छुपे भारत पहुंचा था और भारत में कुछ अलग अलग शहरों में रहते हुए अजमेर के दरगाह बाजार में खानाबदोश की जिंदगी जी रहा था और आज इसको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी पहचान 60 वर्षीय अमीन शेख इब्राहिम के रूप में हुई है, जो बांग्लादेश का निवासी यहाँ बताया जा रहा है और चोरी छुपे भारत में आया था। अजमेर में यहाँ पर खानाबदोश की जिंदगी जी रहा है और पुलिस का ये कहना है कि जो अभियान है वो लगातार जारी रहेगा और भी जो घुसपैठिए हैं जो पहचान छुपाकर यहाँ पर रह रहे हैं दरगाह के आसपास के इलाकों में, उनको पकड़कर अपने देश यहाँ पर भेजने की कार्रवाई लगातार जारी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। इस वक्त भरतपुर से बड़ी खबर मिल रही है। एसडीएम और शिक्षक आमने सामने आ गए। दो पक्षों में जमकर नोक-झोंक हुई है। सोशल मीडिया पर अब वीडियो वायरल है। एसडीएम को पोषाहार निरीक्षण के दौरान मिले गेहूं में कीड़े मिले हैं। एसडीएम ने शिक्षकों से सवाल किए हैं। शिक्षकों ने एसडीएम को उल्टा जवाब दे दिया। कहा, क्या हम अपने घर से लाए हैं? रूपवास उपखंड के उड़ेल गद्दी का पूरा मामला है, जहां एसडीएम और शिक्षकों के बीच जो है नोक-झोंक हो गई है। यहां पर आपको बता दें, एसडीएम पोषाहार के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे तो उन्हें गेहूं में कीड़े मिले हैं, जिसके बाद ये नोक-झोंक हुई है। ललितेश हमारे सहयोगी भरतपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। ललितेश, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, एसडीएम और शिक्षकों की नोक-झोंक का। गेहूं में कीड़े मिले हैं और उल्टा जवाब दिया गया एसडीएम को। बिल्कुल अनिल, देखिए ये रूपवास उपखंड के सरकारी विद्यालय का मामला है, गांव ओरेल गद्दी का। अचानक ही एसडीएम है विष्णु, वो वहाँ पहुंचे थे और उन्होंने अचानक ही पोषाहार का निरीक्षण किया। तो जब गेहूं में कीड़े मिले तो उन्होंने जवाब सवाल किया शिक्षकों से कि ये क्या है, तो उल्टा ही शिक्षकों ने जवाब दिया कि हम क्या अपने घर से लेकर के आए। इसी बात को लेकर के शिक्षक और एसडीएम के बीच में नोक-झोंक देखी गई। हालांकि एसडीएम के द्वारा संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं उनको लिखित में अवगत कराया गया है कि इस तरह की जो शिकायतें आ रही हैं या पोषाहार में कीड़े मिले हैं, इसका विशेष ध्यान रखा जाए और शिक्षकों को भी हिदायत दी गई है। हालांकि जो ये मामला जिला प्रशासन अधिकारी के में, जिला कलेक्टर के संज्ञान में भी ये मामला है। जिला कलेक्टर ने भी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि जो भी मामला है संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया है और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ललितेश ने जानकारी। भरतपुर में एसीबी ने 80,000 की रिश्वत के मामले में रंगे हाथ गिरफ्तार किए तहसीलदार विनोद को कोर्ट में पेश किया। न्यायाधीश ने आरोपी को 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। जमीन नामांतरण खुलवाने की एवज में 1 लाख रुपए की इसने रिश्वत मांगी थी। अब इसकी कोर्ट में पेशी हुई है और 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में इसको भेजा गया है। बाईस सितंबर 2025 यानी चंद घंटे का इंतजार और लगने वाली है सेल। ऐसी सेल जो एक दिन नहीं बल्कि जारी रहेगी लगातार। जी हां, नवरात्र के पहले दिन देश की सबसे बड़ी खरीदारी शुरू होने जा रही है। आखिर क्या होने जा रहा है, आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। दिवाली से 1 महीने पहले धनतेरस। नवरात्र में घरों में मनेगा धनतेरस। धनतेरस से पहले बरसेगा धन। 22 सितंबर को लगेगी सबसे बड़ी सेल। जी हाँ, धनतेरस से पहले ही भारतीय बाजार में धन बरसने की तैयारी है। किसी को फ्रिज लेना है, किसी को गाड़ी, किसी को टीवी तो किसी को कुछ और।
लेकिन सबको इंतजार है 22 सितंबर का, क्योंकि इसी दिन से शुरू होगी सबसे बड़ी सेल। जी हाँ, नवरात्र के पहले दिन देश में जीएसटी 2.0 लागू हो जाएगा और लोगों का फायदा कराएगा, क्योंकि जीएसटी में बदलाव के बाद खरीदारी के शुभ मुहूर्त की शुरुआत होगी। वैसे तो भारतीय घरों में नवरात्र से विशेष खरीदारी के मुहूर्त शुरू होते हैं, लेकिन इस बार का नवरात्र अलग होगा। जीएसटी में की गई कटौती से बाजारों में खास रौनक देखने की उम्मीद है। खासकर राजधानी जयपुर के व्यापारी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। पूरा फायदा जो है जनता को मिलना चाहिए और सभी ने कहा कि पूरा हमको बड़ी खुशी है, क्योंकि जैसे ही रेट कम करेंगे तो निश्चित ही उसका फ़ायदा होगा और हमारी बिक्री बढ़ेगी। और आप देखेंगे अभी हम लोगों ने एक पूरा एक कहते हैं स्वदेशी पे भी लोकल फॉर वोकल मोदी जी का जो नारा दिया गया है उसके ऊपर भी हम लोगों ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया है हवा महल के ऊपर, एक इसी बात को स्वदेशी के ऊपर, क्योंकि लोकल बेचेंगे तो हमारा व्यापार बढ़ेगा, हमारे पैसा हमारे पास ही रहेगा। और दीपावली पे और अभी जो टूरिस्ट सीजन राजस्थान के लिए तो विशेष कर कहूँगा कि जो सर्दियों का सीजन होता है वो टूरिस्ट सीजन होता है और टूरिस्ट अधिक आता है, तो निश्चित हमारा माल अधिक बिकेगा, हमारा प्रोडक्शन अधिक होगा, तो इसका लाभ पूरा व्यापारियों को भी मिलेगा और आम जनता को भी मिलेगा। जीएसटी कम होने से इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और एमएमजीसी जैसे सेक्टरों में राहत मिलेगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जीएसटी रिफॉर्म के बाद बड़ी रौनक की उम्मीद है, क्योंकि गाड़ियों पर 50,000 से 3,50,000 तक कीमत कम हुई है। बीच में तो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल थोड़ा सा माहौल था, लोग कंफ्यूज थे और प्राइसिंग भी प्रॉपर नहीं थी। बट अभी क्या है कि लोग डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे आ चुके हैं और अब जो इंक्वायरीज आ रही हैं वो सीरियस इंक्वायरीज हैं सभी डीलरशिप्स पर और अच्छी बुकिंग्स आने की उम्मीद है। बुकिंग्स आनी शुरू हो गई हैं और अब जो समय है 22 तारीख से लेकर और 18 तारीख धनतेरस तक का, अक्टूबर तक का, ये बहुत चैलेंजिंग इन टर्म्स ऑफ सेल्स नहीं रहेगा, इन टर्म्स ऑफ क्राउड मैनेजमेंट रहेगा, क्योंकि लोग उमड़ के आएंगे और बहुत अच्छा मेरे ख्याल से आने वाला समय हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा। 2 सेक्टर्स है, एक तो मेडिसिन में रेट रिड्यूस हुई है, एक एजुकेशन रिलेटेड गुड्स में रेट रिड्यूस हुई है, एक और इंश्योरेंस और हेल्थ प्रीमियम जो हम पे करते हैं उस पे भी रेट रिड्यूस हुई है। तो अभी कॉमन मैन इंश्योरेंस बेनिफिट्स और हेल्थ बेनिफिट्स को इजीली अवेल कर पाएंगे। इंटरमीडियरीज हैं, इंडियन इंटरमीडियरीज जो फॉरेन क्लाइंट को सर्विसेज देती है, उसमें एक रिस्ट्रिक्शन थी, वो अभी रिड्यूस कर दी है। उस वजह से जो एक्सपोर्ट्स है वो क्वालिफाई 0 रेटेड करेंगे और उन पे भी जीएसटी फिर नहीं लगेगा। वहीं विशेषज्ञों और व्यापारियों की माने तो ये बदलाव बाजार में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। वहीं आम आदमी भी इसे लेकर उत्सुक है। पहले से काफ़ी राहत है, जब रेटों में कम आएगा। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यूज़ कार देखना आया था, तो अब मैं नई पे भी जा रहा हूँ डिस्काउंट को लेकर के, भाई जीएसटी से कम है, आधा डिस्काउंट भी है, तो उस हिसाब से काफ़ी फ़ायदा है। एज ए यूथ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पे जीएसटी है वो काफ़ी कम हो गया है। काफ़ी चीज़ों पे न्यू जो रिफॉर्म्स आए हैं उनमें काफ़ी चीज़ों पे जीएसटी काफ़ी कम हो गया है, तो एज ए मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब देख के। जब 28 की जगह 18 आएगा तो 10% कम होगा, तो ग्राहक को तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारा कपड़ा है उसमें 5 ही लगता है, 5 ही लगेगा। यानी जीएसटी कटौती से हर वर्ग खुश नजर आ रहा है और उसे बस इंतजार है 22 सितंबर का, जब जीएसटी सेल चालू होगी। भारत सरकार की ओर से किए गए जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद जीएसटी 2.0 व्यापारियों और आम नागरिकों के लिए एक सौगात बनकर आया है। दिवाली से पहले हुए इन जीएसटी बदलावों से आम नागरिकों को उम्मीद है कि उन्हें महंगाई से राहत मिलेगी। एफएमसीजी, रोजमर्रा की चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट्स, स्टेशनरी, इंश्योरेंस जैसी जो आवश्यकता की चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनमें उनको राहत मिलेगी, उनकी महंगाई कम होगी। साथ ही व्यापारियों का मानना है कि इससे दिवाली के बाजार में रौनक और बढ़ जाएगी और बाजार को मजबूती मिलेगी। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि इससे रिफॉर्म्स के बाद में लगातार जो व्यापार है वो सुधरेगा, इकोनॉमी को में बढ़ोतरी होगी और जीडीपी को मजबूती मिलेगी। वहीं व्यापारियों का कहना है कि वोकल फॉर लोकल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संदेश है उसको भी कहीं ना कहीं जो जीएसटी रिफॉर्म्स हैं अब वो मजबूत करते हैं। कैमरामैन निर्मल तिवारी के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। तो अब त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सस्ती होने वाली है। आप अब मार्केट में जाएंगे शॉपिंग करने के लिए तो बहुत सारी चीजें जो पहले महंगी मिलती थी वो अब सस्ती मिलने जा रही हैं। क्या सस्ता होगा हम आपको ये बताएंगे। देखिए, सबसे पहले दवाइयों की बात करते हैं। दवाइयां यहां सस्ती होने वाली हैं, जीएसटी कम किया गया दवाइयों पर। टीवी और इसके अलावा वॉशिंग मशीन की बात करें, ये सस्ती होने जा रही है। खेतों के औजार की बात करें तो किसानों के लिए बड़ी राहत मिलने वाली है। साइकिल है, इसके अलावा बीमा
और शिक्षा, साथ ही रोजमर्रा के जो सामान हैं और खाने का सामान है, ये सब सस्ता होने वाला है और आपको पहले से ज़्यादा राहत मिलने वाली है। 1200 सीसी तक की गाड़ियां हैं, ये भी सस्ती होने जा रही हैं। इसके अलावा 350 सीसी तक की बाइक्स हैं, वो भी सस्ती होने वाली है। अब चलिए आगे बताते हैं क्या महंगा हो रहा है। पान मसाला महंगा होने जा रहा है, गुटखे की बात करें तो वो महंगा होने जा रहा है। इसके अलावा सिगरेट की बात करें, ये अब महंगा 22 तारीख से सब कुछ महंगा मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक, और साथ ही 350 सीसी से ऊपर की जो बड़ी बाइक्स हैं या गाड़ियां हैं वो भी अब आपको महंगी मिलेंगी। अब इसके अलावा आपको आगे बताते हैं किन किन चीज़ों पर अब जीएसटी जो है वो शून्य लगेगा, यानी खत्म कर देगा। पनीर, दूध, पिज़्ज़ा, ब्रेड, रोटी, ये सारी चीज़ें हैं जिन पर जो है जीरो जीएसटी लगने वाला है। पराठे की बात करें, जीरो जीएसटी। जीवन बीमा की बात करें, यहां पर भी इसको कैटेगरी से बाहर रखा गया है। स्वास्थ्य बीमा यानी इंश्योरेंस जो है वो 0% इन पर जीएसटी जो है वो लगेगा। जीवन रक्षक दवाओं की बात की जाए, कॉपी पेंसिल की बात की जाए, इस सब पर अब यहां पर जीएसटी नील हो गया है, तो ये बड़ी राहत आपके लिए है। वहीं जीएसटी स्लैब में बदलाव की बात करें तो पहला जो पिछला स्लैब था उसकी बात करें तो 5% स्लैब थे और इसके अलावा 12% का स्लैब था, 18% का स्लैब था, इसके अलावा 28 का था और 40% का स्लैब भी था। कुछ चीज़ों पर 40% जीएसटी भी लगता था। तो अब यहाँ पर 12 और 28% का जो स्लैब है उनको खत्म कर दिया गया है। जीएसटी स्लैब जो है उनमें बदलाव किया गया है। पिछला स्लैब 12, 18 ये स्लैब थे, 28 और 40% भी था, 18% भी स्लैब था। तो ये अब यहां पर 5% और 18% दो स्लैब ऐसे बचे हैं जिनको रखा गया है। इसके अलावा कुछ वस्तुओं पर 40%, जिस तरह से हमने बताया आपको सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, इन पर 40% जो है जीएसटी देना होगा। लेकिन अब 22 तारीख से अब आपको 5 और 18% जीएसटी जो है वो चीजों पर देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, टोंक से बड़ी खबर बताते हैं जहां हिंदू संगठनों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रशासन की समझाइश के बाद धरना खत्म कर दिया गया है। कारखाने में तोड़फोड़ के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की गई है। घटना को अंजाम देने वालों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को 15 दिन की चेतावनी दी है। 15 दिनों में अतिक्रमण हटाने की मांग ये लोग कर रहे हैं। तो टोंक से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां हिंदू संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन की समझाइश के बाद यहां पर धरना खत्म किया गया है। कारखाने में तोड़फोड़ के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था। पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की जा रही है और घटना को अंजाम देने वाले लोगों की गिरफ्तारी की यहां पर मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को 15 दिन की चेतावनी दी है। 15 दिनों में अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है। तो जो उन्होंने हमें दिया है तो मैं ठीक है, उन्होंने हमें 15 दिन का टाइम दिया है, कोई दिक्कत नहीं अतिक्रमण हटाने के लिए और जो प्रस्ताव वो सरकार को भेज रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से इस सरकार को ये कहना चाहूंगी कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो इससे बड़ा आंदोलन होगा, इससे बड़ा धरना। हमारे हिंदू समाज के मकान पर हमला करके और वहाँ जो तोड़फोड़ करी और जो नुकसान पहुँचाया, इसको लेकर के आज आपने देखा घंटाघर पे सकल हिंदू समाज, हमारे कनिष्ठा जी, हमारे पाचू जी और हमारे सारे पार्टी के और सारे ये युवा, जोशीले युवा यहाँ आपको दिन भर किस प्रकार चिलचिलाती गर्मी में बैठे थे। आपने देखा हिंदू समाज पर जब जब आंच आएगी ये युवा चुप बैठने वाला नहीं है। आज इसकी आपने सुलगती आग देख लिए। मैं टोंक के उन जिहादी विचारधारा के लोगों को भी आगाह करना चाहता हूँ कि इस प्रकार से हमारे टोंक का माहौल गंदा नहीं करे। और इस भारत में ये मोदी जी का राज है और राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार है। गुंडे, बदमाश और दहशतगर्दों के लिए इस राजस्थान में और इस जिले में कोई जगह नहीं है। टोंक के अंदर में जो तांडव हुआ है, मैं समझता हूँ ये एक बार नहीं अनेकों बार हो चुका है। आप ये मान के चलो कि हमारे माड़ी समाज के ऊपर जिस साहब का आक्रमण हुआ है ये कभी बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। आप ये मान के चलो जो सरकारी रास्ते हैं उन रास्तों पे भी कब्जे कर लिए और बाकी जो ग्राम पंचायत की नगर परिषद जमीन है उनके ऊपर सारा कब्जा करे जा रहे हैं। देना मस्ती पूरे 5 साल में जितना भी काम हुआ है वो सारा जिला पर नेतृत्व में
सारा ये काम हुआ है। तो कल रात की जो घटना थी उसके बाद में सुबह से जो विभिन्न पदाधिकारी थे, सैन्य समाज के जो लोग थे, बाकी सारे समाज के जो लोग थे, उनकी जो मुख्य मांग थी, जो कल की घटना हुई उसमें एक जो पीड़ित पक्ष है जिसके जो कारखाना था वहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ हुई थी, उसको लेकर उनका मुआवजे का वह एक थी। दूसरा उनका अतिक्रमण को लेकर कुछ शिकायतें थी और तीसरी जो कानूनी कार्रवाई की थी। तो हमने जो तीनों मांग थी उनकी सहमति हमारी बनी है अभी बीच में, और जो मुआवजा उसका हम जो भी प्रस्ताव है वो मंगलवार तक जब वो प्रस्ताव बना के राज्य सरकार को प्रेषित कर देंगे। किसी समाज के धर्म को लेकर टिप्पणी को लेकर एक भीड़ इकट्ठी हो गई थी और वो बिल्कुल टिप्पणी ऐसी कोई थी नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं मिली, और इसका जो प्रबुद्ध सामाजिक लोग हैं उन्होंने वीडियो भी जारी किया बाकायदा कि वो टिप्पणी गलत, इस तरह कोई टिप्पणी सोशल मीडिया पे नहीं है। तो केवल अफवाह के आधार पे ही एक कारखाना है छोटा सा कसीदेकारी का, उसमें थोड़ी तोड़फोड़ हुई थी, जिसके संबंध में रात को ही थाना कोतवाली पर दर्ज कर लिया गया था मुकदमा, और जो उसके अभी तक 6 आरोपी जो हैं पुलिस ने डिटेन कर लिए हैं और उनकी तलाश चल रही है। खबर अजमेर से है, जहां चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के बाद लौटते वक्त अजमेर से केकड़ी जाने वाली बस में सीट पाने की जंग देखने को मिली। पुरुष अभ्यर्थियों के साथ महिला परीक्षार्थी भी सीट पाने के लिए जुगत करती नजर आई। किसी लड़की को परिजनों ने धक्का देकर खिड़की से अंदर चढ़ाया तो किसी ने साथी का हाथ पकड़कर टायर के सहारे प्रवेश किया। बस स्टैंड पर यह दृश्य लोगों के लिए कौतूहल का केंद्र बन रहा। ये तस्वीरें देखिए अब आप, किस तरह से अजमेर में बस में चढ़ने की कोशिश यहां कर रहे हैं और ये खिड़कियों से ही बस के अंदर चढ़ गए और उसमें लड़कियां भी सवार हैं। इस तरह की तस्वीरें कल भी आपको अजमेर से दिखाई थी और आज फिर से ये तस्वीरें देखने को मिली हैं। तो ये अव्यवस्थाएं जो हैं ये सामने आई हैं, जो बसें चलाई गई हैं वो नाकाफी हैं और यहां पर अभ्यर्थी जो है वो परेशान है, साथ ही आम यात्री जो हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को डूंगरपुर में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एआईसीसी मेंबर दिनेश खोडनिया के माताजी के विनयांजलि सभा में भाग लिया। मीडिया से रूबरू होते उन्होंने कई मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। राहुल जी ने वोट चोरी की बात करी, क्यों करी, नौबत आई, नौबत ही क्यों आई? उन्होंने सर्वे करवाया, आप कहते भाई मैं जांच करवा देंगे, इतना ही तो कहना था उनको। आपने कहा आप तो एफिडेविट दो, मतलब मनता आपकी अच्छी नहीं थी, उससे कहीं बिगड़ता जा रहा है। चुनाव आयोग की ड्यूटी है कि निष्पक्ष चुनाव करवाने की, वो खाली व्यवस्था नहीं करे, लोगों को एहसास भी करवाया कि निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। खबर जोधपुर से है, जहां के दौरे पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी का दौरा किया और कृषि वैज्ञानिकों से नवीन वैज्ञानिक शोध की जानकारी ली। जोधपुर के काजरी में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी ने कहा कि 2014 के बाद किसानों की आय दोगुनी से ज्यादा हुई है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने किसानों का कोई भला नहीं किया। देश आजाद 1947 में हो गया। यदि 1947 से लेकर 2014 तक, 2014 से लेकर 25 तक जो एमएसपी बढ़ी है उस रेशे से बढ़ती तो आज किसान के घर में खुशहाली होती है। परंतु मैं कह रहा हूँ जो पूर्ववर्ती जो केंद्र और राज्यों में सरकारें की है उन्होंने कभी भी किसान का भला नहीं सोचा। नारे जरूर दिए परंतु उन्होंने सिर्फ नारे दिए, किसान का कभी भला नहीं सोचा। परंतु मोदी जी के नेतृत्व में चाहे एमएसपी बढ़ाने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात हो, चाहे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात हो, चाहे कृषि बजट को 5 गुना करने की बात हो, अनेक काम किए हैं जो किसान हित में है। आज के दौर में आईआईटी नीट की रेस में बच्चों का बचपन कहीं छूटता जा रहा है। बच्चे 8वीं के बाद स्कूल जाना भूल गए हैं। कोचिंग संस्थानों में जाते जाते स्कूल कहीं पीछे छूट गए हैं और इसकी बड़ी वजह है डमी एडमिशन, जिसमें बच्चे को स्कूल में आसानी से एडमिशन मिल जाता है, लेकिन अब ये नहीं चलने वाला है। जी हां, इस पर
रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। अब नहीं चलेगा डमी एडमिशन। डमी एडमिशन सिस्टम पर सख्ती। कोचिंग संस्थानों को लगेगी फटकार। अभिभावक भी इसके लिए जिम्मेदार। जी हां, जिस तरह से आईआईटी, जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और इसे पास करने को लेकर होड़ मची हुई है, उसमें बच्चों की स्कूली शिक्षा पीछे छूट गई है। आलम यह है कि कोचिंग संस्थानों के चक्कर में बच्चे स्कूल को भूल गए हैं और तो और अभिभावक भी बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय कोचिंग संस्थानों में भेजना मुनासिब समझते हैं और इसके लिए जो कदम उठाया जाता है वो है डमी एडमिशन सिस्टम, जहां बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, सिर्फ एग्जाम देने होते हैं और कोचिंग बदस्तूर चलती रहती है। लेकिन अब राजस्थान में डमी एडमिशन सिस्टम पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। कोर्ट ने कोचिंग और स्कूलों की मिलीभगत से चल रहे इस खेल को शिक्षा पर धब्बा करार देते हुए एसआईटी जांच और अचानक निरीक्षण के आदेश दिए हैं। अदालत ने अभिभावकों को भी आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने कहा कि माता पिता की सहमति से ही ये गलत व्यवस्था चल रही है। वहीं हाई कोर्ट के आदेश के बाद कोचिंग सिटी कोटा में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कोटा में बड़ी संख्या में कोचिंग स्टूडेंट्स मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आते हैं और उनका स्कूल एडमिशन डमी के तौर पर ही होता है। वहीं नीट और जेईई की प्रतियोगी परीक्षा की रेस में दौड़ रहे स्टूडेंट्स अपनी स्कूल लाइफ से दूर होकर सिर्फ प्रतियोगी परीक्षा पर फोकस करने को मजबूर हैं। स्कूल तो अपनी जगह है, वो तो हर चीज सिखा के जाता है। ऐसा तो है नहीं कि आप कोचिंग से ही सब कुछ कर लेंगे। स्कूल तो जाना तय है, वो तो फिक्स है, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना सर, कि जैसे कि कुछ चीजें होती हैं कि अगर वो प्रेशर झेल गया, मतलब वो सब कुछ मैनेज कर लिया, तो उसके लिए कह सकते हैं वो सीख भी जाएगा और सेलेक्ट भी हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे बहुत लोग होते हैं ना, सीख पाते हैं, नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं, बीच में रह जाते हैं, वो ये नहीं देख पाते यार हमको मैनेज करना, वो परेशान रहते हैं, उसी से मोटिवेशन ढूंढते हैं कि कैसे करें। कि स्कूल जाते हैं तो कोचिंग का छूट जाता है, कोचिंग जाते हैं स्कूल का छूट जाता है, तो फिर बस यही चीज़ है कि वो मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं। फिर वो ढूंढते हैं कि क्या करना क्या नहीं है, काउंसलर से मिलते हैं, बात करते हैं, टीचर से, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। जब अगर वो मैनेज कर लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर वही होता है कि फायदा क्या है, नुकसान क्या है। डमी जाने से हमको दिक्कत होती है, मतलब स्कूल जाएंगे दिक्कत होगा, छूट जाएगा, ऐसा इस प्रकार से ऐसा हो जाएगा फिर उसमें। डमी स्कूल का यही उनसे पहले से बात कर ली थी कि हम यहाँ कोचिंग कर रहे हैं और आपको मतलब पेपर देने आना है, तो उन्होंने बोला ठीक है। फीस वगैरह मतलब पूरी दी थी, मतलब जितनी जैसे क्लास की रहती है, मतलब आप पूरे दिन स्कूल जाते तो भी उतनी फीस लगती है, लेकिन स्कूल नहीं गए तो भी उतनी फीस लगती है। दरअसल कोटा के एलबीएस कॉन्वेंट स्कूल और दी लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल में सीबीएसई के निरीक्षण में डमी छात्रों के प्रवेश और रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई गई थी। इसके चलते सीबीएसई ने दोनों स्कूलों की सीनियर सेकेंडरी मान्यता 1 साल के लिए रद्द कर दी थी। इस फैसले के खिलाफ स्कूलों ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी, जिस पर ये सख्त रुख अपनाया गया। हाईकोर्ट के सख्त रुख को लेकर और स्कूल से दूर हो रहे बच्चों के जीवन पर कितना असर, स्कूली शिक्षा से वंचित होने पर बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है, उसको जान लेते हैं। डमी स्कूल का मतलब होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन तो वहाँ करवा देते हैं, लेकिन बच्चे कभी स्कूल जा नहीं पाते। वहाँ उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती और वहाँ पे सारा जो भी उनको पढ़ाया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से पढ़ाया जाता है। तो पेरेंट्स को ये देखने में तो सुविधाजनक लगता है कि उनको दोनों जगह जाना नहीं पड़ रहा है, स्कूल में भी कोचिंग में भी, लेकिन कुछ दुष्परिणाम भी इस बात से सामने को मिलते हैं। जैसे स्कूल सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं होता है, वहाँ पे व्यक्तिगत विकास भी होता है बच्चे का। जब बच्चा एक एज में जाता है 14-15 साल एडोलेसेंट में जब जाता है, तो बच्चे का मानसिक विकास भी हो रहा होता है, व्यक्तिगत विकास भी हो रहा होता है और शारीरिक विकास भी हो रहा होता है। यानी कुल मिलाकर अब कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगेगी और बच्चों को कोचिंग से अलग स्कूल की दुनिया भी देखने को मिलेगी, जहां पढ़ाई ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती है। कोचिंग संस्थाओं में 10-10 घंटे की कोचिंग क्लासेस लेते हैं और वो स्कूल से नदारत रहते हैं, सिर्फ एग्जाम के वक्त में जाते हैं। अभिभावक भी इस सिस्टम को जो है स्वीकार कर रहे हैं, हालांकि वो ये भी मानते हैं कि बच्चे का बचपना स्कूल में जो सिखाने वाली चीजें हैं उनसे बच्चा वंचित हो रहा है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा यानी डॉक्टर्स और इंजीनियर बनने की होड़ यहाँ अभिभावकों के सपनों को भी चूर चूर कर रही है और स्टूडेंट जो है उन पर प्रेशर भी देखा जा रहा है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। तो डमी एडमिशन क्या होते हैं, हम आपको अब ये ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, क्योंकि इस पर सख्ती दिखाई गई है। डमी एडमिशन होते क्या हैं, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझिए आप जरा।
8वीं 9वीं के बाद कोचिंग बच्चे ज्वाइन करते हैं और यहां पर 6 से 7 घंटे की क्लासेस हर दिन लेते हैं। ऐसे में स्कूल के लिए टाइम इनके पास नहीं बचता है और जो कोचिंग सेंटर्स हैं ऐसे में वो आगे आते हैं। साथ ही इसके अलावा बच्चों को स्कूलों में डमी एडमिशन ये कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो दिलवाते हैं। डमी एडमिशन वाले बच्चे पूरे साल स्कूल नहीं जा पाते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देने के लिए ही यहाँ पर जाते हैं। क्या है बोर्ड परीक्षा के लिए नियम, ये भी हम आपको इसके आगे बताएंगे। अब चलिए बताते हैं आपको कि परीक्षा के लिए नियम क्या है। बोर्ड के लिए 75% अटेंडेंस जरूरी है और इसे पूरा किए बिना एग्जाम आप बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। साथ ही एडमिशन लेना भर ही सब कुछ नहीं होता है। एडमिशन से आपको बोर्ड एग्जाम का हक जो है वो नहीं मिल पाता है। स्टूडेंट्स को अटेंडेंस में सिर्फ और सिर्फ 25% की छूट है। और अब आगे बात करेंगे कि जो फैसला है अब इस पर सख्ती अपनाई जा रही है, इससे कितना असर आप पर पड़ने वाला है जो डमी एडमिशन लेते हैं। नीट और जेईई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स पर इसका असर होने वाला है। 2024 में 23 लाख स्टूडेंट्स ने नीट एग्जाम दिया है। इनमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो कोचिंग के लिए जाते हैं। कोचिंग जाने वाले करीब जो 50% स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं। साथ ही सभी जो डमी एडमिशन, ये सभी लोग जो हैं ये डमी एडमिशन लेते हैं। 50% स्टूडेंट्स हैं स्कूल नहीं जाते हैं, ये डमी एडमिशन लेते हैं। अब आपको आगे बताएंगे कि राजस्थान में कहां कहां कोचिंग हब है। कोटा सब जानते हैं, वहां पर कोचिंग सिटी कोटा को कहा जाता है। इसके अलावा सीकर, झुंझुनू की बात करेंगे, झुंझुनू भी यहां पर सेंटर है। साथ ही जयपुर है। इसके अलावा जोधपुर, जयपुर और जोधपुर, तो राजस्थान में ये कोचिंग हब हैं। चलिए यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।